पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं हम टैक्स। टैक्स मतलब कर। अब कर क्या होता है, तो देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले। कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। तो अब आपको पता है, ये रहे कौन? गवर्नमेंट, मोदी जी। ये है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। तो अब ये जो सरकार है, ये सरकार क्या करती है? तो देखिए अभी आपने एक बात सुनी होगी, है ना, अभी ये बहुत चर्चा में क्या है, लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना में क्या करेगी सरकार? एमपी की गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगी? वो 1,000 रुपए जो है महिलाओं को हर मंथ देंगे। 1,000 रुपए पर मंथ देंगे। ठीक है, सुनते जाइएगा। टैक्स क्यों, टैक्स क्या है, टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इस सारी बातों को अब हम समझ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या दे रही है? गवर्नमेंट जो है 1,000 रुपए जो एमपी में महिलाएं हैं उनकी कुछ कंडीशन है वो पूरी करेंगी, तो हर एक बहना को जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या मिलेंगे? 1,000 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं। दूसरा क्या करती है सरकार? अब देखिए दूसरा सरकार क्या करती है, दूसरा जैसे अभी आपने देखा होगा किसानों को लोन माफ कर देते हैं, जो उनके लोन है वो दिए जाते हैं, है ना, लोन माफ किए जाते हैं। तीसरा क्या देखते हैं आप? तीसरा ये देखते हैं कि फ्री में क्या दिया जाता है? फ्री में राशन दिया जाता है ना, राशन जो होता है वो दिया जाता है, ये राशन दिया जाता है। और भी कई सारी गवर्नमेंट क्या है, जैसे वृद्धा पेंशन पेंशन स्कीम है ना, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है। ये तो सारे क्या है, चीजें हैं जिसमें सरकार डायरेक्टली किनको दे रही है? डायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको दे रही है। मतलब क्या करती है सरकार? यहाँ कहीं ना कहीं सरकार मनी दे रही है, हम आम जनता को पैसा दे रही है। तो एक तो सरकार का ये खर्चा है कि इतने सारे पैसे देती है। दूसरा सरकार काम क्या करती है? अभी जैसे आपने देखा था कोविड आया था, तो कोविड की वैक्सीन लगाई गई थी। तो अब उस वैक्सीन का खर्चा कहाँ से आएगा? वैक्सीन का खर्चा है ना, कोविड 19 जो हुआ था उसके लिए जो वैक्सीन का खर्चा किया गया था, सरकार ने फ्री में वैक्सीन लगाई थी सबको, ये हुआ। सरकार और क्या काम करती है? तो सरकार फ्लाईओवर बनाती है ना, सड़कें बनाती है, वो स्कूल बनाती है। क्या करती है? गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाते हैं, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाते हैं। तो ये कई सारे काम है। डैम बनाती है सरकार, बिजली तक पहुंचाने का काम है। तो ऐसे कई सारे अनगिनत काम है जो सरकार करती है। तो अब ये जो सरकार काम कर रही है, जैसे अगर हम इसको रखें कि एमपी गवर्नमेंट की सरकार है, शिवराज सरकार है, तो अब ये कर क्या रहे हैं? ये सारा पैसा जो जा रहा है, चाहे वो लोन के थ्रू हो, या फ्री में राशन दिया जा रहा हो, या कोविड की वैक्सीन लगानी हो, या नया स्कूल खोलना हो गवर्नमेंट, या फिर हॉस्पिटल बनाना हो, तो अब ये हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना बहुत महंगा काम है। साथ ही साथ इसमें अब जो स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे उनकी सैलरी देना, इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करेंगे उनकी फीस देना, सरकारें बसें चलाती हैं, है ना, कम रेट में। तो ये सारे काम के लिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए बहुत सारा पैसा। क्या चाहिए? फंड। तो अब सरकार के पास ये पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के पास ये पैसा आएगा कहाँ से, है ना? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यहाँ से तो पैसा जा रहा है, ये सब तो पैसा जाते हुए दिख रहा है, बट ये किसी वो कहते हैं ना कि अगर आप कुआं भी हो तो अगर उसमें आय नहीं होती तो वो भी खाली हो जाता है। तो अब सरकार के पास यहाँ पर फंड आएगा कहाँ से? तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से तो सरकार की क्या होगी? इनकम होगी। सरकार की इनकम होगी। तो सरकार क्या करती है? सरकार इनकम लेती है। अब कैसे लेती है? जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी को कुछ कुछ पैसे वो कहाँ से लेती है? तो देखिए कुछ पैसे लेती है लोन से। सरकार क्या लेती है? लोन। एक बहुत बड़ा चीजें हैं जो क्या ली जाती है? लोन लिए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, या कई तरह से सरकार क्या लेती है? लोन लेती है। दूसरा क्या मिलता है? थोड़ा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। और क्या करती है सरकार? और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि सरकार जो अपने अपने क्या होते हैं, सरकार क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार का जहां पर सरकार की ओन प्रॉपर्टी होती है उनको सरकार बेच देती है, तो उससे कुछ पैसे आते हैं। जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, जो सबसे मेजर पोर्शन होता है जहां से फंड आते हैं, वो क्या होता है? वो होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। मतलब सरकार क्या करती है? सरकार लगाती है कर। क्या लगाती है? कर। तो अब सरकार क्या लगाती है? कर लगाती है।
अब ये कर से सरकार को जो पैसा आता है, ये जो टैक्स से पैसा आता है, इस टैक्स के पैसे को फिर सरकार क्या करती है, फिर सरकार ये सारे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसमें लगाती है। ठीक है, सरकार ये कल्याणकारी योजनाओं में ये फिर पैसा लगाती है। तो इसलिए जो सरकार क्या करती है, और ये जो टैक्स वसूलती है, ये टैक्स संविधान के अंतर्गत वसूलती है ना, संविधान के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन होता है, राइट होता है सरकार के पास, है ना। तीनों लिस्ट होती है, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस आपको क्या बता रहा हूँ, जो सरकार की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, फंड है, जो टैक्स है। अब टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो सरकार कंपलसरी हमसे वसूल करती है ना, हमको ऑप्शन नहीं देती है सरकार, कंपलसरी वसूल करती है सरकार। किससे करती है, जो भी व्यक्ति है, अलग अलग कैटेगरी में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, उसकी सब कंडीशन है। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट अनिवार्य रूप से क्या करती है, अनिवार्य रूप से हमसे ये कर वसूल करती है। मतलब क्या, कभी ऐसा होता है कि आप गाड़ी खरीदने गए और उस पर आपने कहा नहीं हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमको टैक्स नहीं लगाओ आप, ऐसा होता है नहीं, अनिवार्य होता है। क्या होता है, अनिवार्य रूप से सरकार जो है हमसे क्या करती है, अनिवार्य रूप से हमसे टैक्स वसूल करती है। तो ये सरकार को राइट कहाँ से आया, ये सरकार को हमसे ऐसे पैसे लेने का राइट कहाँ से आया, इस पर भी केस लगा था सरकार के ऊपर कि सरकार टैक्स नहीं वसूल कर सकती, सरकार के पास कोई राइट नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये सरकार कहाँ से राइट मिला है सरकार को, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जो अनिवार्य रूप से हमसे वसूल किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, टैक्स। और सरकार को ये राइट कौन देता है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको ये राइट मिलता है संविधान के द्वारा। कौन देता है, हमारा संविधान ये राइट देता है। हम आगे वो भी पढ़ेंगे संविधान के शेड्यूल भी, कि किसमें किस सरकार को राइट दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो जो कंपलसरी अनिवार्य रूप से जो अमाउंट हमसे वसूल की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है टैक्स। उसे क्या बोला जाता है, टैक्स। और टैक्स वसूलना क्यों जरूरी है सरकार के लिए, टैक्स वसूलना इन सब कारणों से जरूरी है कि अब देखिए इतना सारा सरकारें खर्चा कर रही हैं। जैसे अभी सरकार में क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कि हम 1,000 रुपए देंगे और इसको बढ़ा करके कितना कर देंगे, बढ़ा करके 3,000 रुपए कर देंगे। तो भैया अब सोचिए, पहले ही सरकार के ऊपर कितना दबाव था, 1,000 रुपए महिलाओं को देना था, अब उन्होंने बढ़ा करके इसको कितना कर दिया, बढ़ा करके उन्होंने 3,000 रुपए करने का प्लान है इन फ्यूचर में। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति को साल का सरकार कितना देगी, एक महिला को जो भी इस लिए पात्र होंगी वो 12,000 रुपए साल का देंगे। तो कितने लाखों लाखों लोगों को उनको ये पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, सरकार के पास खुद ऐसा नहीं होता कि बस सरकार है तो पैसे छाप लेंगे, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है। तो सरकार क्या करती है, सरकार इनकम के सोर्स भी लाती है। मतलब सरकार को क्या चाहिए, इन सब योजनाओं के लिए, ये सब काम के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। और उस फंड में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है वो कौन होता है, वो होता है टैक्स का, कर का। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है, सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, वो होता है टैक्स का। टैक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिससे सरकार की आय होती है। तो समझ में आई कर क्यों लगाया जाता है, कर लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है। और कर क्या है, तो कर एक अनिवार्य वसूली है, अनिवार्य रूप से वसूल की गई मात्रा है। जो सरकार को कहाँ से राइट मिला हमसे इस तरह के वसूल करने का, तो उसे ये राइट दिया गया है संविधान। ठीक है, तो ये समझ में आया कर क्यों वसूलते हैं, कर वसूलने का पीछे का लॉजिक क्या है, क्या ये किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स के प्रकार के। अब किस पर बात करते हैं, अभी हमने समझा कर क्यों जरूरी है, कर वसूलना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं किस पर, अब बात करते हैं टैक्स के टाइप के ऊपर, टैक्स के, कर के टाइप के ऊपर, कि कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। तो टैक्स जो है, जो टैक्स है वो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो एक तो क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। और एक क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे ही लिख देता हूं मैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं इनको समझते हैं, फिर आएंगे कहां पर, जीएसटी पर। तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष
ठीक है, तो जो हमारा जीएसटी आएगा, जीएसटी कहाँ पर आएगा, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है आपसे, एक क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, एक सिंपल टैक्स, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो जीएसटी किस प्रकार के एग्जाम्पल है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल है, तो डायरेक्ट टैक्स का भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो वो क्या है, इनकम टैक्स। क्या है, इनकम टैक्स, आय कर। ठीक है, आयकर, है ना। तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले, कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे जीएसटी के ऊपर, फिर बात करेंगे यहाँ पर। तो चीजें समझ में आएंगी कि कर क्यों लगाना जरूरी हुआ, कर कितने प्रकार के हुए, कर दो प्रकार के हुए, उनको समझेंगे पहले कि जी डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। फिर यहाँ पर आएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का कारण क्या था, इसको समझेंगे। तो अब बात करते हैं किस पर, डायरेक्ट टैक्स पर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स देखिए नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब क्या है, जिस व्यक्ति पर ये लगाया जाता है उसी से ये वसूल किया जाता है, मतलब जिस व्यक्ति की आय होती है उसी से ये वसूल किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर चीजों को इसके साथ समझते जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। तो अब डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये है मिस्टर ए। क्या है ये है मिस्टर अमित। ठीक है, अमित है मिस्टर, एक मिस्टर अमित का एग्जांपल लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेंगे, चीजें आपको क्लियर होते जाएंगी। तो ये अमित है। अब अमित क्या काम करते हैं, तो अमित एक सैलरी एम्प्लॉय है, सीधा सीधा इनके पास सैलरी मतलब जॉब करते हैं और जॉब से इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है। बस यही इनकी इनकम है और इसके अलावा कोई इनकम नहीं। तो अमित जी की सैलरी कितनी है, तो अमित जी की सैलरी है साल की 10 लाख रुपए। कितनी सैलरी है, साल की 10 लाख रुपए। तो अब देखिए, अमित जी की साल की 10 लाख रुपए है, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि भैया एक निश्चित लिमिट के बाद अगर कोई व्यक्ति आय करता है, आय कमाता है, तो उसको क्या देना चाहिए, तो उसको क्या देना कंपलसरी है, तो उसको इनकम टैक्स, आय कर देना क्या है, आय कर देना कंपलसरी है। जो भी व्यक्ति की आय एक निश्चित रकम से ऊपर होगी तो उसे क्या है, इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। तो देखिए इसके भी कई सारे प्रोविजन है, इसमें एग्जम्पशन मिलता है कि आपकी 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, फिर उसके ऊपर अलग रेट रहेगी, न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो हम अभी उस पे नहीं जाते, हम सीधा सीधा एकदम कैलकुलेशन लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफाइड, कि 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से ज्यादा कमाएगा, ठीक है, 5 लाख तक तो क्या है, कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। 5 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से ऊपर अगर कोई कमाता है तो उसको क्या देने की जरूरत है, तो उसको टैक्स देने की जरूरत है, और कितने परसेंट से टैक्स देने की जरूरत है, 20% से टैक्स देने की जरूरत है, सिंपल बात। ठीक है, अभी हम ये हमने अपनी सुविधा के लिए ले ली रेट कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख से ऊपर उसको 20% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स समझने के लिए हम ये ले रहे हैं। तो अब भैया अमित जी की सैलरी कितनी है, अमित जी की सैलरी है 5 लाख रुपए। अमित जी की सैलरी है 10 लाख रुपए। अब 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो हमने 5 लाख तो घटा दिए, ये 5 लाख तो घटा दिया हमने, ये 5 लाख घटा दिया हमने क्योंकि इतने पर तो कोई टैक्स नहीं था। और कितने हो गए, और बचे कितने हैं, तो बचे हैं अभी इनके 5 लाख रुपए। अब 5 लाख की क्या है, 5 लाख की इनकम पांच अबो है, तो इस अबोव इनकम पर, इस ज्यादा इनकम पर क्या देना पड़ेगा, इस ज्यादा इनकम पर अमित जी को अब टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। किस रेट से देना पड़ेगा, एकदम सिंप्लीफाई हमने रेट रख लिए, क्या हमारी सुविधा के लिए 20%। तो अब इस 5 लाख पर वो 20% की दर से क्या देंगे, इस 5 लाख पर वो 20% की दर से टैक्स देंगे। ठीक है, 20% की दर से टैक्स देंगे तो कितना टैक्स बन जाएगा, तो देखिए 20% की दर से टैक्स बन जाएगा 1 लाख रुपए का, है ना। निकाल लेते हैं, तो 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100,
समझते जाइए बस, आपको डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर इनडायरेक्ट का भी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आप सुनते जाइए, ठीक है। बाद में अगर आप बोलेंगे तो मैं ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली आपके साथ पूरी सीट शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऐसी की ऐसी सीट शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाइएगा, बाद में लिख लीजिएगा एक साथ, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर जो 5 लाख रुपए पर 20% की दर से टैक्स है, तो कितना टैक्स आएगा, तो ये जीरो से, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ठीक है। अब क्या बचा है, दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या आ गया, 1 लाख रुपए आ गया इनकम टैक्स, 1 लाख रुपए क्या आ गया, इनकम टैक्स, क्या आ गया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आ गया इनकम टैक्स, ठीक है। एकदम मैंने एकदम सीधा सीधा लिया है, नहीं तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे आते हैं, एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, रेट देखी जाएगी, न्यू स्लेब रेट देखी जाएगी, ओल्ड स्लेब रेट देखी जाएगी, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जो इनकम टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है। तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या रखा कि भैया 10 लाख रुपए की सैलरी थी, 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगा, 5 लाख से ऊपर है तो 20% की दर से टैक्स देना है। और हमारे जो अमित जी थे उनकी सैलरी थी 10 लाख रुपए, तो 5 लाख तक तो उनने कोई टैक्स नहीं दिया, 5 लाख से ऊपर उनकी सैलरी कितनी थी, 5 लाख रुपए बनी, तो उस पर उन्होंने 20% की दर से 1 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया। तो अब होगा क्या, अब देखो, अमित जी की सैलरी थी, यहां पर देखिए, ये क्या थी, अमित जी की सैलरी, क्या थी, अमित जी की सैलरी थी, कितनी सैलरी थी, तो अमित जी की सैलरी थी 10 लाख रुपए, अमित जी की सैलरी थी 10 लाख रुपए, और केंद्र सरकार क्या बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है जिसकी सैलरी भी 5 लाख से ऊपर होगी 20% की दर से उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अमित जी केंद्र सरकार को कितने पे कर रहे हैं, अमित जी केंद्र सरकार को 1 लाख रुपए क्या पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए, किसको पे कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, केंद्र सरकार को ये पे कर रहे हैं, सीजी को पे कर रहे हैं, कितना पे करेंगे, तो 1 लाख रुपए इनकम टैक्स अमित जी ने केंद्र सरकार को पे करा, ये इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जाकर के केंद्र सरकार के पास पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया, तो इन्होंने 1 लाख रुपए का पे। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो समझाने वाली बात है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर अमित जी ने कितना पे करा है, तो अमित जी ने 1 लाख रुपए क्या पे करा, इनकम टैक्स, 1 लाख रुपए क्या पे करा, इनकम टैक्स पे करा, आयकर पे करा। अब अब सुनते जाइए, देखिए, अमित जी, इनकम किसकी थी, यहाँ पर देखो इनकम किसकी थी, अमित जी की इनकम थी, सैलरी किसको मिल रही थी, सैलरी जो मिल रही थी वो अमित जी को मिल रही थी, बाद में जो टैक्स 1 लाख रुपए पे करा वो किसने पे करा, तो वो भी अमित जी ने पे करा, किसी और ने पे करा, मैंने आपने पे करा, नहीं, इनकम किसकी थी, अमित जी की इनकम थी, तो पे भी कौन कर रहा है, केंद्र सरकार को, पे भी अमित जी कर रहे हैं। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है, यहाँ पर सैलरी किसको मिल रही है, यहाँ पर सैलरी अमित जी को मिल रही है, सैलरी किसको मिल रही है, यहाँ पर 10 लाख की, 10 लाख की सैलरी अमित जी को मिल रही है, तो भैया अमित जी इनकम टैक्स भी कौन भरेंगे, इनकम टैक्स भी आप ही भरेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, ये अमित अमित जी का एग्जाम्पल समझ में आया अपना, ये एग्जाम्पल से कि भैया हमने क्या माना है, हमने माना है कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख से ऊपर है तो 20% की टैक्स है, और भी होता है फिर 30% रेट हो जाता है ना, बड़े और ज्यादा होता है तो 30% रेट हो जाता है, फिर उस पर सरचार्ज हो जाता है, तो ये सारा इनकम टैक्स का एक अलग ही जोन है, तो हमने सिंप्लीफाई मैनर में क्या करा है, 20% टैक्स। अब देखिए अमित जी का समझ में आया केस, केस नंबर वन, केस नंबर वन समझ में आया, क्या हुआ, अमित जी ने 1 लाख 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति टैक्स कमाता है, जो व्यक्ति इनकम कमाता है वही टैक्स भरता है, यहाँ पर कौन इनकम कमा रहा है, यहाँ पर इनकम जो है सैलरी की किसकी हो रही है, अमित जी की हो रही है, और टैक्स भी कौन पे कर रहा है, अमित जी पे कर रहे हैं, क्या मैं पे कर रहा हूँ या आप पे कर रहे हैं, नहीं, अमित जी पे कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम कमा रहा है वही इसका टैक्स भर रहा है, समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर दो लेते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर क्या लेते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर लेते हैं दो, देखिए एग्जाम्पल नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर दो में क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर दो में आए मिस्टर मिस्टर राहुल, एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल अब ये कम पैसे वाला है तो राहुल नहीं लेते, हम लेते हैं मिस्टर बी,
तो अब मिस्टर बी है। अब मिस्टर बी की देखो, मिस्टर बी की सैलरी, मिस्टर बी भी क्या करते हैं, तो मिस्टर बी भी एकदम सीधा सीधा काम है इनका भी। ये भी क्या करते हैं, ये भी एक सैलरी एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं और इनको सैलरी मिलती है। इनको वेतन कितना मिलता है, तो इनको वेतन मिलता है कितना, तो इनको वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। कितने का वेतन मिलता है, 5 लाख रुपए इनकी साल की सैलरी है, कम सैलरी है, ठीक है। तो अब 5 लाख रुपए की सैलरी जो है अमित जी की है, वो बी मिस्टर बी की है। कितनी सैलरी है मिस्टर बी की सैलरी, मिस्टर बी की सैलरी है सालाना 5 लाख रुपए। तो अब देखिए इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या है कि 5 लाख रुपए तक तो नो टैक्स है, 5 लाख रुपए तक तो क्या है, नो टैक्स। 5 लाख की इनकम पर नो टैक्स है। और 5 लाख से अबोव है तो कितना टैक्स लगेगा, तो लगेगा 20% टैक्स। तो क्या अब अमित जी, अब मिस्टर बी को कोई टैक्स लगेगा, तो देखो 5 लाख तक क्या हो जाएगा, 5 लाख तक नो टैक्स, तो ये 5 लाख इसमें से घटा देंगे, 5 लाख इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई इनकम बचेगी जिस पर टैक्स लगेगा। तो जो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा वो कितनी बचेगी, वो बचेगी नील, जीरो हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर मिस्टर बी को कोई टैक्स भरना पड़ा, यहाँ पर मिस्टर बी को कोई टैक्स भरना पड़ा, तो इनको नो टैक्स, कोई टैक्स भरना पड़ा, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा। तो क्यों नहीं भरना पड़ा, तो इसका कारण आप बताएंगे कि भैया इनकी इनकम जो है वो क्या थी, इनकी इनकम कम थी, एक लिमिट से कम थी इनकी इनकम। इनकी इनकम क्या थी, एक लिमिट से कम थी, इसलिए इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स देखो कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो किस पर लगता है, जो इनकम बेस पर लगता है। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप पर ज्यादा टैक्स लगेगा। देखो अभी 20% रहता है, फिर जब बहुत ज्यादा इनकम होती है, जैसे 10 लाख से भी ऊपर आपकी इनकम हो जाती है, तो अगर आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है 30% की रेट हो जाती है। कितनी हो जाती है, 30% की रेट हो जाती है। और ज्यादा होता है तो फिर आप में क्या लगता है, फिर आप पर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई मैनर में कह सकते हैं हम, सरचार्ज एक तरह का और टैक्स है। मतलब टैक्स की रेट आपकी और बढ़ जाएगी, मतलब 30 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्स अब देखो कैसा टैक्स है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जा रही है, देखो यहाँ पर 5 लाख है तो क्या कोई टैक्स भरा, नहीं भरा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अमित जी की सैलरी कितनी थी, 10 लाख थी, टैक्स भरा, हाँ देखो 1 लाख रुपए भरा। अब अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी 50 लाख सैलरी है तो उस पर और टैक्स लग जाएगा, कौन सी रेट में चला जाएगा वो, ये यहाँ पर चला जाएगा। और ज्यादा उनकी एक एक दो दो करोड़ के आसपास की सैलरी रहेगी, एक एक दो दो करोड़ की इनकम रहेगी, तो उन पर सरचार्ज भी लग जाएगा, तो और टैक्स बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो क्या होता है, जो इनकम से रिलेट होता है। मतलब यहाँ पर इनकम से रिलेटेड होता है। इनकम से रिलेटेड का मतलब क्या है, इनकम से रिलेटेड का मतलब है कि अगर आपकी आय, जो आय है, और ये क्या है, आयकर, देखो इसका नाम ही क्या है, आय पर कर, मतलब आय है तो ये टैक्स है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसके पहले एक समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसको हटा करके एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सिंपल सा एग्जांपल। तो मिस्टर मिस्टर सी, मिस्टर सी क्या है, तो मिस्टर सी बेरोजगार है, मिस्टर सी बेरोजगार है, इनके पास कोई अभी जॉब नहीं है। तो अब इनकी कोई इनकम होगी क्या, ये तो बेरोजगार है अभी, सर कोई भी जॉब वॉब नहीं मिली है। तो ये क्या है, क्या इनकी कोई इनकम होगी, तो इनकी इनकम ही नहीं होगी, नील होगी, क्योंकि अभी इनके पास जॉब नहीं है, तो सर इनकी कोई इनकम नहीं है। तो क्या इन पर कोई टैक्स लगेगा, इन पर कोई टैक्स लगेगा, इनकी तो इनकम ही नहीं है, तो क्या इन पर कोई टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नो टैक्स। इन पर कोई टैक्स लगा, नहीं लगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है, इन तीनों एग्जाम्पल को अगर हम अब देखें तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 किसका था, अमित जी का। अमित जी की सैलरी 10 लाख थी तो देखो उन पर टैक्स लगा। बी, जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो मिस्टर बी थे, मिस्टर बी को टैक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक लिमिट के कम थी। मिस्टर सी, थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल था, उन पर तो कोई टैक्स ही नहीं बनता, क्यों, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है। तो जो इनकम टैक्स है, अब देखो जो आयकर है, यहाँ पर देखो जो आयकर है, आयकर, एक मिनट, देखो आयकर काम कैसे करता है। तो आय है, ये आपकी क्या है, आय है, और ये है आयकर, मतलब ये है इनकम,
डायरेक्ट टैक्स को पूरा समझ लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स को पूरा समझ लीजिए, अपने आप फिर क्या होगा, आपका बेस एक बार बन गया ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पर, तो फिर जब हम जीएसटी में जाएंगे ना तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना उनके, फिर वो जब मैं आपसे कहूंगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा एक बार में। तो अब देखो, अगर किसी व्यक्ति की नील टैक्स है तो क्या कोई टैक्स लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो टैक्स। अगर किसी की 5 लाख सैलरी थी, अभी जो हम ही अभी वाले एग्जांपल ही ले रहे हैं, 5 लाख टैक्स है तो उस पर क्या है, उस पर भी है नो टैक्स। अगर किसी की 10 लाख इनकम है, 10 लाख सैलरी मतलब 10 लाख इनकम है, तो उस पर टैक्स कितना लग गया था, 1 लाख लग गया था। अगर किसी की 15 लाख सैलरी हो गई, 15 लाख सैलरी हो गई, तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, देखो 20% ही अगर हम ले तो कितना होता है 20%, और अगर 30% ले लें तो देखो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो देखो 10 लाख तक तो 20% 1 लाख रुपए, और ऊपर 5 लाख का 30% तो कितना हो जाएगा, 5 लाख का 30% हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। कितना टैक्स लग रहा है, 2.5 लाख रुपए। मतलब शुरू के 10 लाख पर कितना लगा, शुरू के 10 लाख में 5 लाख पर कितना लगा, 10 लाख में से 5 लाख पर 20% से 1 लाख रुपए, ये आ गया। और अगले 5 लाख पर 30% से कितना लग गया, 1.5 लाख रुपए, तो ये कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए आ गया। तो अब देखो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, रेट से ज्यादा क्या, कि देखो इनकम क्या हो रही है, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकम क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखो टैक्स भी क्या हो रहा है, टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकम क्या थी, इनकम थी 0, तो टैक्स कितना लगा, 0। 5 लाख तक की इनकम पर भी 0 टैक्स, पर देखो 10 लाख की इनकम हो गई तो टैक्स कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 15 लाख की इनकम होगी तो टैक्स कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। मतलब अगर हम इसको एक ग्राफ पर रखें, अगर हम इसको ऐसे बनाए चार्ट, इस तरह से अगर हम चार्ट बनाएं, तो हम क्या पाएंगे कि अगर हमारी इनकम इस तरह से बढ़ती जा रही है, इनकम हमारी इस तरह से बढ़ते जा रही है, ये हमारी अगर इनकम है, क्या है, अगर हम इसको इनकम लाइन डिनोट करें, क्या करें कि ये इनकम है, तो जो हमारा इनकम टैक्स रहेगा ना, इनकम टैक्स भी, तो वो इनकम टैक्स भी कुछ इस तरह से चलता जाएगा। किस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, किस तरह से, इस तरह से चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकम टैक्स। ये क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स। मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे देखो इनकम बढ़ रही है, ये इनकम बढ़ रही है तो देखो इस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ गया। ये इनकम बढ़ गई, यहाँ पर इनकम बढ़ गई तो देखो उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ गया। यहाँ पर हमारी इनकम और बढ़ गई तो उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ गया। तो क्या है, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, कि अगर इनकम बढ़ जाती है, इसका रिलेशन कैसा होता है इनकम टैक्स का, ये देखो एक सेकेंड, इसका रिलेशन कैसा होता है, तो इसका रिलेशन होता है इनकम के साथ, कैसा होता है, तो इनकम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनकम के साथ, इनकम के साथ इनकम टैक्स का कैसा रिलेशन होता है, इनकम टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम टैक्स का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब इनकम बढ़ जाएगी तो डायरेक्ट टैक्स भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ जाएगा। और अगर इनकम गिर जाएगी, इनकम क्या हो गई, इनकम कम हो जाएगी, तो डायरेक्ट टैक्स भी, इनकम टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और अगर इनकम जीरो हो जाएगी, इनकम जीरो हो जाएगी, तो डायरेक्ट टैक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई, तो इनका रिलेशन कैसा होता है, इनका रिलेशन होता है डायरेक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ रहा है पूरा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि डायरेक्ट टैक्स देखो कैसा टैक्स है, जो व्यक्ति पर लग रहा है वही चुका रहा है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उस पर लगने वाला इनकम टैक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसकी दिक्कत भी यही है, इसकी दिक्कत भी यही है, दिक्कत भी क्या है, इनकम टैक्स की एक समस्या भी यही है कि ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो क्या मतलब, मतलब क्या होता है कि देखो सैलरी, जैसे अमित जी थे, अमित जी की सैलरी कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। तो अब इनको पता है मेरे पे 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं, तो उनको डायरेक्टली ये टैक्स पे करना पड़ता है, डायरेक्टली ये टैक्स पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कलेक्शन में भी दिक्कत आती है, लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो इनकम टैक्स की चोरी जो होती है वो इसी कारण से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनको डायरेक्टली पे करना पड़ता है। तो इसमें इसीलिए सबसे ज्यादा चोरी भी इनकम टैक्स में क्यों होती है, इसीलिए होती है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली पे किया जाता है। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आया इनकम टैक्स का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आया, मैंने इनकम टैक्स का एग्जांपल लेकर के डायरेक्ट टैक्स को समझाया है, क्योंकि ये भी एक, इनकम टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है।
मतलब ये कैसा टैक्स होता है, आप समराइज करते हैं चीजों को, ये समराइज करते हैं कि ये ऐसा टैक्स होता है जो व्यक्ति इनकम कमाता है, जो व्यक्ति इनकम कमाता है उसी व्यक्ति के द्वारा पे किया जाता है, जो व्यक्ति इनकम कमाता है उसी व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, पे किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा था हमने कि अमित जी की सैलरी थी 10 लाख रुपए, उन्होंने ही क्या करा, 1 लाख रुपए टैक्स जो है केंद्र सरकार को पे करा। ठीक है, इसके लिए भी एक नया प्रोविजन लाया सरकार, टैक्स को बचा, टैक्स चोरी कम हो, इसके लिए एक और प्रोविजन लाती है सरकार, जो इनकम टैक्स में आप कभी पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो एक आता है एग्जांपल, कंसेप्ट आता है जो आता है टीडीएस। ठीक है, इसी के लिए टीडीएस लाया गया था ताकि चोरी को रोका जाए, तो उसके लिए कंसेप्ट क्या निकाल के लाई गवर्नमेंट, वो लाई टीडीएस निकाल के। तो ये अलग है। तो समझ में आया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो सरकार को डायरेक्टली वही व्यक्ति पे करता है जिसकी ये इनकम है। ठीक है, अगर आपकी इनकम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये टैक्स भी कम हो जाता है। जैसे 5 लाख तक की इनकम थी तो कोई टैक्स नहीं था, ये व्यक्ति मिस्टर सी के पास तो कोई इनकम ही नहीं थी, तो उन पर कोई टैक्स रहेगा क्या, कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। ये किस प्रकार का टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स किस प्रकार का टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का संबंध जो है इनकम से सीधा होता है, सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या, जैसे हमने समझा इस एग्जांपल में कि क्या हो रहा था, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही थी उस पे लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जा रहा था। अगर हम इसको ग्राफ पर रखें तो वो कैसा दिखेगा कि हमारी जो इनकम बढ़ना चालू हुई, देखिए ये इनकम बढ़ते जा रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा टैक्स भी बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या होता है, इसका जो संबंध होता है इनकम से कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, अगर इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा, और अगर इनकम शून्य हो गई तो भी क्या हो जाएगा, टैक्स भी शून्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आया, पे करने वाला कौन होता है, खुद ही व्यक्ति होता है जिसकी इनकम होती है। तो ये हमने पढ़ा क्या, डायरेक्ट टैक्स। ये क्या पढ़ा हमने, पूरा डायरेक्ट टैक्स ये पढ़ लिया अब हमने डायरेक्ट टैक्स। अब बात किस पर करते हैं, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट टैक्स पर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इस पर बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर पर बात करते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर पर बात करते हैं, और फिर जीएसटी के कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, मतलब जीएसटी के कंसेप्ट को समझेंगे, क्यों आया कंसेप्ट जीएसटी, जीएसटी को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था, है ना, इसके पहले कैसे चलती थी चीजें, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में और आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बार कंसेप्ट बन जाता है ना चीजों का, तो फिर क्या होता है, फिर चीजें उस पर बिल्डिंग बनाना आसान होती है ना, अगर हमारे पिलर मजबूत हो जाते हैं तो बिल्डिंग बनाना आसान होती है, तो इसलिए। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। देखिए नाम ही क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नाम आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या नाम आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो उसका नाम से ही समझ में आता है क्या, इनडायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट है क्या, ये नहीं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जीएसटी को लेकर के ही आगे चलते हैं, है ना, जीएसटी को ही लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर चीजों को समझते हैं, और फिर जीएसटी के ऊपर आएंगे, कंसेप्ट के ऊपर कि जीएसटी के पहले क्या सिनेरियो था, और उसके बाद तो इनडायरेक्ट टैक्स पर बात करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये क्या है, ये है मिस्टर मिस्टर जेड। क्या नाम है इनका, मिस्टर जेड। मिस्टर जेड है, या मिस्टर लिख लीजिए यहाँ पर, जेड की बजाय मिस्टर ले लीजिए, मिस्टर सौरभ। ठीक है, नाम ही ले लेते हैं, तो मिस्टर सौरभ। अब मिस्टर सौरभ क्या है, तो मिस्टर सौरभ की एक दुकान है, क्या है, मिस्टर सौरभ की एक दुकान है। ठीक है, अब ये दुकान किसकी है, तो ये दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, मतलब ये टीवी फ्रिज कूलर ये सब बेचते हैं। तो सपोज करिए इनने अभी क्या बेच रहे हैं, तो अभी ये बेच रहे हैं टीवी, ये मिस्टर सौरभ की दुकान है, ये टीवी बेचते हैं। अब क्या हुआ, अब इनके पास आए कौन, अब इनके पास आए एक पर्सन, ये पर्सन आए, ये पर्सन का नाम क्या है, तो ये पर्सन का नाम है मयंक। क्या नाम है, मयंक। मिस्टर मयंक आए हैं इनके पास, मिस्टर मयंक आए हैं, मिस्टर मयंक की, ये मिस्टर मयंक है और ये मिस्टर मयंक का घर है। मिस्टर मयंक आए हैं सौरभ के पास कि मुझे एक क्या चाहिए, मुझे एक टीवी चाहिए। कितने वाली टीवी चाहिए, तो इन्होंने खुद ही ने बता दिया कि मुझे एक 50,000 के आसपास की टीवी दे दीजिए आप। अब क्या होगा, अब देखिए, या 1 लाख की टीवी, बड़ी व्यवस्थित टीवी चाहिए थी इन्हें, तो इन्होंने कहा कि मुझे 1 लाख के आसपास की बजट की एक टीवी बताइए। तो अब सौरभ जी ने इनको टीवी बताई कि ये एक टीवी लेटेस्ट मॉडल है, एलजी कंपनी का, आप इसे ले जाइए।
कितने का है, मिस्टर मयंक ने पूछा। तो सौरभ जी ने कहा कि ये जो एलजी की टीवी है सबसे लेटेस्ट मॉडल है और इसकी कीमत है कितनी, इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की टीवी है और काफी अच्छी टीवी। मयंक जी को समझ में आ गई कि टीवी बढ़िया है। उन्होंने कहा ठीक है, ये 1 लाख रुपए की टीवी दे दीजिए। अब देखिए, अब क्या होगा। अब इन्होंने इनको ये टीवी दी, ठीक है, ये टीवी इन्होंने इनको भेजी, ये टीवी इनके घर पहुंच गई। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमको प्राइस दिया जाता है सेलर के द्वारा उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। तो अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी हम वो केस ले रहे हैं जिसमें जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। तो ये एलजी की टीवी इनके ऊपर आ गई है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए 1 लाख की टीवी है, इस पर जीएसटी लगेगा। मैं क्या रेट ले लेता हूं, मैं जीएसटी का रेट ले लेता हूं 18%। जीएसटी को भी हम समझेंगे और अच्छे से कि जीएसटी के पहले कैसे काम करता था, बाद में कैसे काम करता था। अभी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम जीएसटी को ही साथ में लेकर के चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में। तो जीएसटी लगेगा इस पर कितना, जीएसटी लगेगा इस पर 18,000 रुपए का। क्या लगेगा, 18,000 रुपए का 18% की दर से इस पर जीएसटी लगेगा। तो मयंक जी को इन्होंने कितने का इनवॉइस दिया होगा, मयंक जी को इन्होंने इनवॉइस दिया होगा 1,18,000 1,18,000 का। तो जो इनवॉइस मतलब जो बिल दिया होगा मयंक जी को, वो कितना दिया होगा, मयंक जी को जो बिल दिया होगा वो कितने का दिया होगा, वो दिया होगा 1,18,000 का। ये हमने बिल दिया। अब मयंक जी क्या करेंगे, अब मयंक जी हमको ये 1,18,000 रुपए क्या करेंगे, पे करेंगे। 1,18,000 रुपए इन्होंने हमको कैश में पे कर दिए कि ये लो 1,18,000 रुपए, हमने इनको टीवी दे दी, इन्होंने हमको 1,18,000 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब सौरभ जी के पास, अब सौरभ जी की देखो, अब सौरभ जी के पास पैसे कितने आए हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, अब जो सौरभ जी ने टीवी बेची है, सौरभ जी ने क्या बेची है, सौरभ जी ने जो टीवी बेची है वो क्या बेची है, वो बेची है टीवी। कितने की बेची है, 1,18,000 की, 1,18,000 की टीवी बेची है। इस 1,18,000 की टीवी में क्या क्या शामिल है, तो एक तो इसमें टीवी का प्राइस शामिल है। टीवी का प्राइस कितना था, टीवी का प्राइस था 1 लाख रुपए। कितना था टीवी का प्राइस, टीवी का प्राइस था 1 लाख रुपए। और इसमें टैक्स कितना था, जीएसटी जो टैक्स था, जीएसटी 18% की दर से, वो कितना था, वो था 18,000 रुपए का। वो क्या था, 18,000 रुपए का। ये टोटल होकर के 1,18,000 हुआ है, ठीक है। तो ये तो किसका हक है, ये टीवी का प्राइस तो किसका है, ये टीवी का प्राइस तो हमारा है, हमने बेची है टीवी। तो ये 1 लाख रुपए तो सौरभ के हैं, सौरभ जी के हैं। बट ये जो 18,000 रुपए जीएसटी के लिए है हमने, क्या ये हमारे हैं, नहीं ये हमारे हैं क्या, नहीं ये तो किसका है, ये तो टैक्स का पैसा। और टैक्स का पैसा किसका होता है, गवर्नमेंट का। किसका होगा, गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो अब क्या करेंगे, अब सौरभ जी क्या करेंगे, इसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको गवर्नमेंट को पे करेंगे, सरकार को पे कर देंगे। तो ये हमने क्या करा, गवर्नमेंट को गए और गवर्नमेंट को ये पे कर दिया। कितना पे कर दिया, ये 18,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को पे कर दिए। समझ में आ गई बात, ये गवर्नमेंट को पे कर दिया। बस आप सुनते जाइए, अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, जो जो कंसेप्ट आएंगे वो अपने आप समझ में आते जाएंगे। तो ये 18,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो 1 लाख रुपए किसके पास बचे, 1 लाख रुपए देखिए, 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए, ये 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए टीवी का प्राइस। और गवर्नमेंट के पास कितना आ गया, गवर्नमेंट के पास 18,000 रुपए टैक्स का आ गया। समझ में आ गई बात, गवर्नमेंट के पास कितना आ गया, गवर्नमेंट के पास ये 18,000 रुपए टैक्स का आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट के पास 18,000 रुपए आ गया और हमारे पास ये 1 लाख रुपए आ गया। ये हो गया हमारा काम। अब देखो, अब हमने क्या करा है, गवर्नमेंट को ये 18,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। क्या ये हमने, मतलब जो सौरभ जी ने, क्या ये जो 18,000 रुपए पे करे हैं गवर्नमेंट को, ये खुद की जेब से पे करें, ये 18,000 रुपए ये खुद के पास से पे करें। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये इनके इनके पास से पे का करें, ये तो मयंक जी को जो टीवी बेची है ना, इन्होंने जो टीवी बेची है उनसे इन्होंने 18,000 रुपए जीएसटी के लिए हैं। तो देखो इसको वसूल किससे करा है हमने, ये 18,000 रुपए जो आज हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये 18,000 रुपए जो गवर्नमेंट को हमने दिए हैं, क्या सौरभ जी ने, या जो सेलर है दुकानदार है, उसने अपनी जेब से दिया है, नहीं, उसने किससे वसूल करा है, उसने कस्टमर से वसूल करा है। किससे वसूल करा है, ये कस्टमर को, जिसको उसने माल बेचा है उससे वसूल करा है। और पे किसको करा है, गवर्नमेंट को पे करा है।
समझ में आ गई? मतलब क्या अपनी जेब से पे करा है डायरेक्टली? नहीं, इसने क्या करा है, कस्टमर से वसूल करा और फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये यहाँ से पैसे आए, ये 18,000 रुपए, और फिर इसने क्या करा, उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये अपनी जेब से पे कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो मयंक से लिए इन्होंने पैसे, उनको टीवी बेची थी तो मयंक को बेचा है, और ये मयंक से 18,000 रुपए आए हैं, और फिर ये 18,000 रुपए उन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट को पे करे। तो अपनी पास से पे करे, अपनी इनकम से पे करे? नहीं, ये किसके पे करें, वसूल करके पे करें। तो ये कैसा पे होता है, इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो पे करने वाला है, यहाँ पर पे करने वाले कौन है, यहाँ पर पे करने वाले सौरभ जी हैं। सौरभ जी ने क्या अपनी जेब से पे करे? नहीं, उन्होंने तो ये कस्टमर से वसूल करे। दूसरा, ये तो समझ में आ गई इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कि अपनी जेब से पे करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखो, इसको साइड बाय साइड देखो, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये आ जाओ यहाँ। यहाँ सैलरी किसकी थी, यहाँ सैलरी अमित जी की इनकम थी। यहाँ पर सैलरी कौन कमा रहा था, सैलरी अमित जी कमा रहे थे, तो वो पे कर रहे थे अपनी जेब से डायरेक्टली, किसको, गवर्नमेंट को। देखो यहाँ पर, यहाँ पर अमित जी ने 1 लाख रुपए अपनी जेब से निकाल करके गवर्नमेंट को पे करे थे। यहाँ पर 1 लाख रुपए जो पे करें इनकम टैक्स के। और यहाँ पर देखिए, जो 18,000 रुपए सौरभ जी पे करते हुए दिख रहे हैं, क्या अपनी जेब से पे करें? नहीं, उन्होंने तो ये 18,000 रुपए इस कस्टमर से रिकवर करें और फिर पे करें, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, ये टैक्स किस पर लग रहा है, ये टैक्स क्या इनकम पे लग रहा है? नहीं, जो माल हम सेल कर रहे हैं, उस सेल का जो प्राइस है उस पर लग रहा है। देखो, क्या इनकम पर लग रहा है ये टैक्स? नहीं, ये किस पर लग रहा है, ये टीवी का सेल प्राइस है 1 लाख रुपए, इस पर लग रहा है। अब अगर कल से टीवी 2 लाख की हो जाएगी तो 2 लाख पर 18% लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये समझ में आ गई, तो ये किस पर लग रहा है, ये जो हम सेल करते हैं, जो माल बेचते हैं, उसका जो प्राइस आता है उस पर ये लगता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो मयंक जी का एग्जांपल हो गया कि मयंक जी बहुत बढ़िया थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसके बाद चीजें आपको समझ में आएंगी और अच्छे से। देखिए, एक और एग्जांपल वापस से हम लेते हैं हमारे मिस्टर सौरभ जी को। सौरभ जी की क्या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अभी उन्होंने एक टीवी बेची। अब उन्होंने क्या बेचा, अब उन्होंने बेचा एक बढ़िया फोन। जिस बढ़िया फोन का नाम क्या है, जिस बढ़िया फोन का नाम है आईफोन। ठीक है, आईफोन कितने का बेचा, तो आईफोन भी हम रखते हैं 1 लाख रुपए का ही, कि 1 लाख रुपए का इन्होंने आईफोन 14 बेच दिया। किसको बेचा, अब देखना जरा, किसको बेचा जरा देखना। अब यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की कोई इनकम है क्या, ये क्या है, एक छात्र है, इसकी कोई इनकम है? नहीं, इसकी कोई इनकम नहीं है, ये तो एक छात्र है। तो इसने फिर कैसे लिया होगा, इसकी कोई इनकम है क्या? नहीं, ये तो क्या है, ये तो स्टूडेंट है सर, इसकी कहाँ से इनकम आएगी, ये तो पढ़ रहे हैं। तो फिर इन्होंने इतना महंगा पैसे कैसे ले लिए, इन्होंने क्या बोला होगा, ये अपने पापा से जिद करे होंगे और उनसे दिलवाया होगा। तो अब ये स्टूडेंट है, या हम रख लेते हैं इसको, स्टूडेंट हटा करके हम यहाँ रख लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है 8,000 रुपए। कितनी सैलरी है, 8,000 रुपए सैलरी है। बट इसने देखा सब बड़े बड़े लोग जो हैं वो आईफोन रखते हैं, तो अब मैं भी आईफोन, इन्होंने ये ईएमआई पर ले लिया है ना, ईएमआई पर आजकल सब चीजें अवेलेबल है, तो इन्होंने ईएमआई पर ले लिया। अब ये आए दुकान पर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने, ये रहा इनका घर, ये आए दुकान पर सौरभ जी के पास, ये रहे हमारे सौरभ जी। ठीक है, सौरभ जी को क्या करा होगा इन्होंने, सौरभ जी को ईएमआई से, मतलब अपने जो क्रेडिट कार्ड से उससे पेमेंट कर दिया होगा। कितना पेमेंट करा होगा, तो देखिए प्राइस कितना है आईफोन का, आईफोन का प्राइस है कितना, आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपए। कितना प्राइस है आईफोन का, आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इस पर क्या लगा होगा, इस पर लगा होगा जीएसटी, इस पर लगा होगा जीएसटी। कितना लगा होगा, सपोज करिए 18%। ठीक है, तो 18%, तो कितना जीएसटी लगा होगा, जीएसटी लगा होगा 18,000 रुपए। और टोटल हमने कितने लिए होंगे, हमने टोटल लिए होंगे 1,18,000 रुपए। किससे लिए होंगे 1,18,000 रुपए, तो ये व्यक्ति से लिए होंगे जिनकी सैलरी कितनी है, जिनकी सैलरी 8,000 रुपए। देखो मैं क्यों ले रहा हूँ ये 8,000 रुपए, कम सैलरी से मतलब नहीं है, उसका एक लॉजिक जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए। तो अब हमने इनको ये आईफोन दिया, है ना, ये आईफोन इनके पास गया, ये आईफोन, ठीक है, ये आईफोन इनके पास गया, ये आईफोन आ गया, इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने हमको 1,18,000 रुपए दे दिए होंगे। ये 1,18,000 रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, अब 1,18,000 रुपए सौरभ जी के पास आ गए। सौरभ जी के पास कितने पैसे हो गए, तो सौरभ जी के पास आए हैं 1,18,000 रुपए।
कितने? 1,18,000 रुपए। अब इस 1,18,000 के भी वापस हम क्या करेंगे? इस 1,18,000 के भी हम वापस दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट क्या करेंगे? एक तो क्या होगा? आईफोन का प्राइस, एक होगा क्या? आईफोन का प्राइस कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जीएसटी टैक्स का पार्ट, ठीक है, जीएसटी जो हमारा टैक्स है उसका पार्ट, ठीक है, वो कितना रहेगा? वो रहेगा 18,000 रुपए। तो ये जो 1,00,000 रुपए है, ये जो 1,00,000 रुपए है, क्या है 1,00,000 रुपए? ये जो 1,00,000 रुपए है यहाँ पर, ये जो 1,00,000 रुपए, इस 1,00,000 पे तो किसका हक है? इस 1,00,000 पे तो ये तो हमने बेचा है सर, ये तो क्या है? हमारा हक है, मतलब सौरभ जी के पैसे हैं ये तो 1,00,000 रुपए, ठीक है। बट ये जो जीएसटी का पैसा है, ये जो जीएसटी का पैसा है, ये क्या हमारा है? नहीं सर, ये तो किसका है? ये तो गवर्नमेंट का है। तो हम किसको पे कर देंगे? ये 18,000 रुपए जो जीएसटी के हैं, ये जीएसटी के सौरभ जी किसको पे कर देंगे? तो सौरभ जी यहाँ पर जाएंगे जीएसटी के पोर्टल पर, जीएसटी का पोर्टल है, ठीक है, जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और क्या कर देंगे? यहाँ पर वो पे कर देंगे, ठीक है। कितना पे कर देंगे? तो पे कर देंगे 18,000 रुपए। 18,000 रुपए क्या पे कर देंगे? 18,000 रुपए जीएसटी पे कर देंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं ला रहा हूँ, आईजीएसटी, एसजीएसटी, इंट्रा, इंटर सब पर आएंगे। एक बार जीएसटी दिमाग में आ जाए फिर सब पर आएंगे, हर एक टैक्स के टाइप पर बात करेंगे। तो ये 18,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को पे कर दिए, हमने मतलब सौरभ जी ने, सौरभ जी ने जो है ये 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करे। तो अब ये जो 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करें, क्या ये सौरभ जी ने अपनी जेब से पे करें, कि उन्होंने अपनी जेब से निकाले और पे करे? नहीं सर, वापस से हमारा आंसर क्या आएगा? वापस से हमारा आंसर ये आएगा कि सौरभ जी ने ये जो 18,000 रुपए पे करें, इनको ये कहाँ से मिले? जो गवर्नमेंट को इन्होंने पे करें, ये इन्होंने यहाँ से आए हैं। और ये कहाँ से निकाल लिए हैं इन्होंने पैसे? इस व्यक्ति से लिए हैं, इस व्यक्ति से लिए। किस व्यक्ति से? ये व्यक्ति जिसकी सैलरी कितनी है? जिसकी सैलरी केवल 8,000 रुपए, पर इनको आईफोन लेना था तो इन्होंने ले लिया आईफोन। तो इनसे लिए हैं और पे करें। तो ये देखो यहाँ पर जो ये टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये जो टैक्स कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? नहीं, ये इनसे लेते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये दो एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या था मेरा? ऊपर वाली भी बात और इस बात में फर्क क्या था, वो मैंने आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लिया। नहीं तो दोनों में कोई फर्क है? यहाँ भी 1,00,000 की आईफोन बेच दिया, बस ये बात है, और यहाँ पर टीवी बेच दिया। गवर्नमेंट के पास कितने गए? गवर्नमेंट के पास 18,000 रुपए गए, और यहाँ भी गवर्नमेंट के पास 18,000 गए। तो फिर दो एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या है, अब समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर जो मयंक जी थे ना, मयंक जी एक बहुत बड़ी कंपनी के क्या है? कंपनी के मालिक है। करोड़ों रुपए का काम है इनका, करोड़ों रुपए का काम है। तो इनने भी कितना पे करा? अगर मयंक जी का क्या है, मयंक जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनका लाखों करोड़ों रुपए का दिन का काम है, एक दिन के लिए लाखों रुपए की इनकम रहती है। तो मयंक जी के लिए 1,00,000 रुपए कोई बड़ी बात है? सपोज करिए मयंक जी का साल की जो कंपनी है इनकी, उसका टर्नओवर है 1,000 करोड़ का। कितने का टर्नओवर है? 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। और पिछले साल का मयंक जी का जो बिजनेस था, उसका प्रॉफिट था 20 करोड़। कितना प्रॉफिट था? 200 करोड़। 200 करोड़ उसका प्रॉफिट था। 200 करोड़ प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? 200 करोड़। तो अब सोचिए, 200 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाले व्यक्ति के लिए कोई 1,00,000 रुपए की टीवी खरीदना बड़ी बात है? हर दिन खरीद सकता है वो टीवी, है ना? उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो भी देखिए इसने कितने पे करें, तो भी इनसे जीएसटी के सौरभ जी ने कितने वसूल करे? 18% से 18,000 रुपए वसूल करे और गवर्नमेंट को पे करे, है ना? यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जो केवल कितनी सैलरी कमा रहा है, जो व्यक्ति केवल 8,000 रुपए की भी सैलरी कमा रहा है, उससे भी गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए पर कितने वसूल करे? 18,000 रुपए वसूल, ठीक है, और गवर्नमेंट को पे करा गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि यहाँ पर इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सेल वैल्यू पर। किस पर लगता है? सेल वैल्यू पर। मतलब जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू पर लगता है, उसकी वैल्यू पर लगता है, ना कि व्यक्ति की इनकम पर। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आज इस 18,000 8,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अगर आईफोन खरीदना है, तो देखिए 18,000 रुपए उसने क्या पे करा है? 18,000 रुपए उसने जीएसटी पे करा है। अब 18,000 को अगर आप देखोगे गौर से तो कितनी आ रही है? उसकी 2 महीने से ऊपर की सैलरी है ना?
8,000 रुपए वो एक महीने काम करेगा, फिर वो 8,000 रुपए काम करेगा, तब जाके उसके पास कितने आएंगे, 16,000 रुपए आएंगे। मतलब उसको तीसरे महीने भी थोड़े दिन काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी इतनी सैलरी आएगी। 2,000 रुपए अगले महीने भी काम करना पड़ेगा, तब जाके 18,000 रुपए रिकवर होंगे। मतलब एक व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदना है तो उसको तकरीबन तकरीबन 2.2 मंथ काम करना पड़ेगा। मतलब इस व्यक्ति की 2.5 महीने, 2 महीने की, 2.25 महीने की सैलरी में क्या जा रहा है, 2.25 महीने की सैलरी का क्या जा रहा है, टैक्स जा रहा है, अगर वो 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदता है जिस पर 18% लग रहा है। तो समझ पा रहे हो, मतलब इस गरीब व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, इस गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना था कि नहीं देना था। तो ये यहाँ पर व्यक्ति की इनकम नहीं देखी जाती है। तो इस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, जिसको 8,000 की सैलरी है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, बहुत और ज्यादा महंगा हो गया, उसके ऊपर और वित्तीय बर्डन आ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति की स्थिति नहीं देखते हैं, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखते हैं, वो एक फिक्स रेट से लगते हैं। जबकि इस व्यक्ति को जबकि इस व्यक्ति को, मयंक जी को कोई दिक्कत थी, मयंक जी को कोई दिक्कत थी अगर आप 18,000 की जगह इनसे बोलते कि मयंक जी 50,000 दे दो, 18,000 की जगह इनसे 50,000 रुपए भी मांग लेते, तो क्या मयंक जी को रत्ती भर फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 200 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट है उनका, तो 50,000 क्या 1 लाख भी कम ले लोगे तो कोई कमी नहीं है। बट इस व्यक्ति के लिए तो एक एक रुपए की कीमत कहीं ज्यादा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन, व्यक्ति की इनकम नहीं देखता है। वहीं डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, वहीं डायरेक्ट टैक्स के लिए देखिए, वहीं डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, वहीं डायरेक्ट टैक्स जो है, एक मिनट, वहीं जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या करता है, ये देखिए, ये व्यक्ति का क्या था, ये व्यक्ति बेरोजगार था, ये व्यक्ति बेरोजगार था। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मिनट का। ये व्यक्ति था, इसकी कोई इनकम नहीं थी, है ना, कोई इनकम नहीं थी। उसने क्या खरीदा, उसने भी 1 लाख रुपए का एक फोन खरीदा। क्या खरीदा, 1 लाख रुपए का फोन खरीदा। तो अब 18% की दर से क्या हो जाएगा, 18,000 रुपए, इस पर भी टैक्स लग जाएगा। ये व्यक्ति की कोई इनकम है, ये व्यक्ति की कोई भी इनकम नहीं है। इनकम क्या है इसकी, इनकम जो है वो नील है, इसकी इनकम क्या है, वो नील है। तो भी देखिए यहाँ पर अगर 1 लाख का ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो इस पर भी कितना टैक्स लिया जाएगा, इस पर भी टैक्स कितना लिया जाएगा, 18,000 लिया जाएगा। और फिर ये टैक्स किसको पे करेंगे हम, ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में व्यक्ति की इनकम, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखी जाती है। क्या नहीं देखी जाती है, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखी जाती है। देखो यहाँ पर 200 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी 18,000 दे रहा है, यहाँ 8,000 कमाने वाला व्यक्ति से भी 18,000 वसूल किया जा रहा है, और यहाँ जो नी कमा रहा है उस व्यक्ति ने भी अगर एक एक 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो उससे भी 18,000 लिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक तो क्या होता है, पहला जो इसकी विशेषता है वो क्या है, ये इनडायरेक्टली पे किया जाता है। मतलब वसूल किसी और व्यक्ति को पे, मतलब वसूल किसी और से किया जाता है, पे कोई और व्यक्ति गवर्नमेंट को करता है। ठीक है। जबकि क्या है, डायरेक्ट टैक्स में जो व्यक्ति दायी होता है, जो व्यक्ति की इनकम होती है, वही व्यक्ति सरकार को डायरेक्टली पे करता है। दूसरा क्या है, ये इनकम नहीं देखता है, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखता है। मतलब 200 करोड़ वाला व्यक्ति भी 18,000 रुपए चुकाएंगे 1 लाख पर। यहाँ पर अगर 8,000 की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति भी अगर 1 लाख का सामान लेता है जिस पर 18% जीएसटी लगेगा तो भी वो उतना ही चुकाता है। और यहाँ एक व्यक्ति है जो कुछ पैसे नहीं कमा रहा है, उससे भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स देखो यहाँ पर, इस व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी तो क्या उस पर कोई टैक्स लगा था, नहीं लगा था। इस व्यक्ति की कम इनकम थी तो उस पर देखो टैक्स नहीं लगा था। इस व्यक्ति की इनकम 10 लाख हो गई तो उस पर टैक्स कितना लग गया, 1 लाख रुपए लग गया। और यहाँ पर हमने चार्ट में समझा था कि जिसकी व्यक्ति की क्या है, 15 लाख इनकम हो गई थी तो उस पर टैक्स कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स लॉजिकल है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स लॉजिकल है। मतलब इनकम बढ़ते जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, जबकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रिलेशन है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रिलेशन नहीं है। इस पर यह नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति की इनकम बड़ी है या कम है, इनकम व्यक्ति की इनकम कुछ नहीं भी है तो भी ये वसूल किया जाएगा। ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब आया, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आया, ये वसूल कोई और व्यक्ति करता है, वसूल किसी और व्यक्ति से करता है। यहाँ पर किसने वसूल करा, यहाँ पर सौरभ जी ने वसूल करा था ये प्रोडक्ट, ये पैसे टैक्स के मयंक जी को, और फिर किसको पे करे, फिर गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है। फिर क्या करे, फिर गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे करे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये इनडायरेक्ट होने के कारण देखो, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों फिर वसूल करती है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए वसूल करती है गवर्नमेंट क्योंकि ये हमको पता ही नहीं लगता है।
जो पे करने वाला होता है ना, पे करने वाला, उसको पता ही नहीं लगता है कि वो टैक्स भी पे कर रहा है। उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम तो गुड्स खरीद रहे हैं, हम माल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो पे करने वाला है ना, उसको दिक्कत नहीं आती, उसको दिक्कत नहीं आती पे करने में, वो बड़े आसानी से पे कर देता है, उसको पता ही नहीं लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप 5 रुपए का पार्ले जी लेकर के आते हैं, 5 रुपए का पार्ले जी लेकर के आते हैं, उस पार्ले जी पर भी टैक्स लगा है। आपको लगा ऐसा कि आपने टैक्स पे करा? नहीं। आप एक 10 रुपए का साबुन खरीद के लाते हैं अपने लिए, है ना, तो उस पर क्या हुआ है, उस पर भी टैक्स लगा है, जीएसटी। क्या आपको पता लगा? नहीं पता लगा, आपने पे कर दिया। आप अगर एक 100 रुपए का अगर आप तेल खरीद कर लाते हैं, ठीक है, रिफाइंड ऑयल खरीद के लाते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगा है, आपको पता लगा? नहीं लगा। आप मूवी देखने गए, आप क्या करने गए, आप मूवी देखने गए, मूवी देखने गए, उस मूवी पर भी क्या लगा, उस मूवी पर भी टैक्स लगा है, मूवी पर भी टैक्स लगा है, आपको पता लगा? नहीं। आप क्रिकेट देखने गए, आप कहीं घूमने गए, ट्रेवलिंग पे गए, ये सब पे क्या है, टैक्स लग रहा है। क्या आपको पता लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसमें जो पे होता है ना, पे करने वाला, उसको क्या लगता है, जैसे अगर आप 5 रुपए का पार्ले जी लेकर के आते हैं, तो आपको क्या लगा, मैंने पार्ले जी के लिए 5 रुपए दिए, पर इसमें से 5 रुपए में से सपोज करिए 50 पैसे, सपोज करिए 20 पैसे, 20 पैसे जो है आपने क्या चुकाए होंगे, 20 पैसे 50 पैसे क्या चुकाए होंगे, आपने जो है क्या चुकाया होगा, टैक्स चुकाया होगा। इस 10 रुपए में आपने कुछ टैक्स चुकाया होगा, इस 100 रुपए में आपने कुछ टैक्स चुकाया होगा। अगर आप मूवी देखने गए 500 रुपए का, तो इस 500 रुपए के टिकट में क्या होगा, इस 500 रुपए के टैक्स में भी जीएसटी होगा। बट आपको क्या लगेगा, टिकट क्या लिया है मैंने, 500 रुपए किसके दिए हैं, मैंने 500 रुपए मूवी के दिए हैं, और इसमें आपने कुछ पोर्शन टैक्स का भी दिया है। तो जो पे करने वाला होता है, जो पे करने वाला होता है, उसको कभी ये पता ही नहीं लगता कि वो टैक्स का पे कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार। अगर आप कार खरीदते हैं, अगर आप कार खरीदते हैं, तो अगर कार 10 लाख रुपए की, कितने की है, 10 लाख रुपए की कार है, अगर आपको 10 लाख रुपए की कार पड़ी है, तो इस 10 लाख रुपए की कार में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का क्या होता है, 1.5 से 2 लाख का, 1.5 से 2 लाख का टैक्स होता है टोटल। टोटल टैक्स होता है, कितना टैक्स होता है टोटल, 1.5 से 2 लाख रुपए का टैक्स होता है। सोचिए, मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए का क्या होता है, इसमें टैक्स होता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, हम कार खरीद के लाए, कितने की कार पड़ी, तो हम बोलते हैं 10 लाख रुपए की कार पड़ी, हमने इसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स भर दिया है। तो सोचिए, हमको पता नहीं लगता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का सबसे बड़ा मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि पे करने वाला आसानी से पे कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम किसके लिए पे कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे कार खरीद रहे हैं, कार को लिए हमने 10 लाख रुपए की हमने कार खरीदी है, पर उसने गवर्नमेंट को कितने पे कर दिए, 1.5 लाख रुपए। अब डायरेक्टली अगर सरकार बोलती कि आप कार खरीद ले, लाओ 1.5 लाख रुपए की, हमें 1.5 लाख रुपए दो, तो हम ये नहीं दे पाते, बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है हमको 2 लाख रुपए, बट इनडायरेक्टली हमने आसानी से पे कर दिया। तो सबसे बड़ा जो फायदा है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो क्या है, वो यही है कि पे करने वाला इसे आसानी से पे कर देता है। तो समझ में आया पूरा कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, उसको समझा हमने कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है, टैक्स क्यों कैसे लगाया जाता है। तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी क्या है ना, रिकवरी है, कंपलसरी रिकवरी या वसूली है अमाउंट की। कौन करती है, तो सरकार करती है, कंपलसरी करती है। क्या हमको सरकार छोड़ती है कि ठीक है मत देना जीएसटी, नहीं, कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से। क्या सरकार ऐसा कर सकती है, तो हाँ, सरकार को ऐसा राइट है। कहाँ से मिला ये राइट, सरकार को ये राइट मिला है संविधान से, ठीक है, भारत के संविधान से ये राइट मिला है। आने वाले समय में हम इसकी मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस एंट्री में किस एंट्री के अंतर्गत, संविधान की किस एंट्री के अंतर्गत सरकार को ये पावर मिला है। उसके बाद हमने क्या समझा कि क्यों सरकार को टैक्स लगाना जरूरी है, और फिर हमने समझा क्या, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इस एग्जाम्पल के साथ हमने समझा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि व्यक्ति जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति इनकम कमाता है, उसी व्यक्ति के द्वारा जो पे किया जाता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ते जाएगी तो आपके ऊपर लगने वाला टैक्स भी बढ़ते जाएगा, और अगर आपकी इनकम कम होते जाएगी तो टैक्स भी कम होते जाता है, और अगर आपकी इनकम नील हो जाती है तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इसका संबंध कैसा होता है इनकम से, तो इसका जो संबंध होता है इनकम से वो डायरेक्ट होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर इनकम कम होगी तो ये भी कम हो जाएगा, और अगर इनकम शून्य हो जाएगी तो ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये चार्ट से समझा था, और अगर हम इसको ग्राफ पर रखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ते जाएगा।
ये सारी बातें हमने समझी थी और फिर इसके बाद हमने क्या समझा था, इसके बाद हमने समझा था इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें पे करने वाला क्या होता है, इनडायरेक्टली टैक्स का पेमेंट करता है और फिर जो व्यक्ति वसूल करता है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब जो पे करने वाला है वो डायरेक्टली क्या गवर्नमेंट को पे करता है, नहीं, वो डायरेक्टली पे नहीं करता। वो किसको पे करता है, मीडिएटर को पे करता है, जो क्या होता है सप्लायर ऑफ सर्विस होता है या सप्लायर ऑफ गुड्स होता है, वो वसूल करता है सरकार के बिहाफ पर। ठीक है, ये कौन करते हैं, ये सरकार के बिहाफ पर। मतलब इनको सरकार क्या देती है, सरकार के एक तरह से ये व्यक्ति के रूप में काम करते हैं और ये वसूल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या व्यक्ति की इनकम पर देख करके इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, नहीं, ये लगता है सेल प्राइस पर। इस पर व्यक्ति की इनकम का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, जैसे हमने समझा था कि मयंक जी जो टीवी लेकर के गए 1 लाख रुपए की, उनका 200 करोड़ रुपए का साल का प्रॉफिट है, उन्होंने भी 1 लाख रुपए पर कितने चुकाए थे, 18,000 चुकाए थे। इसके बाद हमने समझा था कि 8,000 रुपए कमाने वाले एक पर्सन ने आईफोन खरीदा, उनको भी 18,000 रुपए पे करने पड़े। और फिर एक व्यक्ति जिसके पास कोई सैलरी नहीं थी, वो अभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, उन्होंने भी एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, तो उस पर भी 18,000 रुपए सरकार ने वसूल करे। मतलब इसका क्या कोई इनकम से संबंध होता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इसका इनकम से कोई भी संबंध नहीं होता है ना, इनकम से कोई संबंध होता है, नहीं होता है। ठीक है, और जो पे करने वाला होता है, सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के सबसे ज्यादा इनकम क्यों होती है, इसके कारण इनकम इसलिए सबसे ज्यादा इनकम इनडायरेक्ट टैक्स से होती है क्योंकि जो पे करता है उसको पता ही नहीं होता है कि वो टैक्स पे कर रहा है। उसे लगता है कि वो सर्विस के लिए पैसे पे कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप पार्ले जी खरीद के लाए, 5 रुपए एमआरपी, तो आपको क्या लगता है कि हम 5 रुपए पार्ले जी के पे कर रहे हैं, मतलब वो बिस्किट के पे कर रहे हैं, पर उसमें आप टैक्स भी देते हैं सरकार को। ऐसे ही अगर आप 500 रुपए मूवी के दे करके आए तो आपको लगता है कि हमने मूवी के 500 रुपए दिए, बट इसमें इसमें आपका 150 से 200 रुपए क्या होता है, टैक्स होता है। तो आपको पता ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि जो पे करने वाला होता है उसे लगता है कि हम सर्विस या गुड्स के पैसे पे कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम कार खरीद के लाते हैं 10 लाख की, तो उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का तो टैक्स ही होता है टोटल ओवरऑल। तो हमें क्या लगता है कि हमने कार के लिए 10 लाख रुपए आए हैं।